बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम साइकोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 मेमोरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन मेमोरी, इसी तरह नोट ऑन मेमोरी भी आ सकता है। एक्सप्लेन LIR फार्मूला, explain the methods of improving memory, define retention, describe 3 methods of testing retention या फिर short note on retention। इसी तरह explain retroactive behavior और inhibition या फिर इसमें note भी आ सकता है। define forgetting और forgetfulness and explain the causes of forgetting। फिर difference between short term and long term memory। मेमोरी की डेफिनेशंस क्या हैं। द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ एक्वायरिंग, स्टोरिंग, रिटेनिंग एंड लेटर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। साइकोलॉजिकल सही डेफिनेशन जो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप यही वाली याद करें और लिखें। इसके अलावा द परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग थ्रू द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर द एबिलिटी टू रिटेन इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन मेंटल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, या फिर ये कि द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू एनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आप एक्वायर करते हैं या एनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर उसको स्टोर करते हैं या रिटेन भी करते हैं, और लेटर ऑन उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि उसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन मेमोरी, तो आपको उसकी इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी है। ठीक है, तो मेमोरी के 3 स्टेजेस होते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेमोरी 3 एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 एक्टिविटीज़। सबसे पहली लर्निंग, दूसरी रिटेंशन और तीसरी रिमेंबरिंग या रिट्रीवल भी कह सकते हैं इसको। लर्निंग को एनकोडिंग भी कहते हैं, यानी कि आपने कोई एक्सपीरियंस या कोई इवेंट हुआ उसको एनकोड किया, यानी कि उसको लर्न किया। ठीक है, फिर दूसरा रिटेंशन या स्टोरेज, कीपिंग सम एक्सपीरियंस इन माइंड, आपने उस इवेंट को, एक्सपीरियंस को, उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर लिया। ठीक है, तीसरा रिमेंबरिंग और रिट्रीवल, इसको कॉलिंग बैक टू माइंड एन एक्सपीरियंस दैट हैज़ बीन रिटेन्ड, यानी कि आपने जो एक्सपीरियंस या इवेंट या जो भी आपके साथ हुआ था या आपने किसी को देखा था उसको आपने रिटेन कर लिया था, तो उसको दोबारा से माइंड में लेकर आना। ठीक है, अब इसमें 2 तरह से रिमेंबरिंग या रिट्रीवल होती है, ये रिकॉल है या रिकग्निशन है। रिकॉल एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, रिकग्निशन एक पैसिव प्रोसेस है। रिकॉल में क्या है कि एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग सम इवेंट बैक इनटू वंस कॉन्शियसनेस, यानी कि आपकी क्या एबिलिटी है कि आप उसको उस इवेंट को या उस एक्सपीरियंस को दोबारा अपनी कॉन्शियसनेस में लाएंगे, यानी कि दोबारा उसको रिकॉल करेंगे जो आपके साथ पहले एक एक्सपीरियंस हो चुका है। रिकग्निशन क्या है कि आइडेंटिफाई सम इवेंट एज आवर ओन पास एक्सपीरियंस, यानी कि किसी को देखते ही आपने सोचना कि ये मैंने देखा हुआ है पहले, या मैंने इसको पहले मिला हुआ हूँ। ठीक है, यानी कि ये तजर्बा मुझे साथ पहले भी हो चुका है। तो किसी भी इवेंट को दोबारा से आइडेंटिफाई करना कि ये मैं इसको पास्ट में हो चुका है, यानी कि इसको इस तरह से याद करना। तो ये रिमेंबरिंग जो है वो 2 तरह की होगी, रिकॉल हो गया और रिकग्निशन हो गया। अब हम इन सारी चीज़ों को एक तरीके से डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि एक आदमी आपको मिला है, ठीक है, जिसका नाम अमजद है। ठीक है, उसने आपको बताया कि उसका नाम अमजद है, आपने नाम आपके जहन में आया, ठीक है, आपने उसको एनकोड किया, आपने उसके फीचर्स एनकोड किए कि उसकी शक्ल ऐसी है, ठीक है, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, या ये कि उसका कद कितना है, ठीक है, मोटा है, पतला है, ये सब आपका एनकोड हो गया या लर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपके जहन में स्टोर हो गया। ठीक है, यानी कि रिटेन्ड हो गया। उसके बाद जो है वो आपने उसको
तकरीबन 6 घंटे बाद या रात में 6-8 घंटे बाद दोबारा मिले हैं आप उसको, ठीक है। अब आपने उसको रिकग्नाइज़ किया, ठीक है, कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ, उसका नाम भी आपके जहन में आ गया कि ये मिस्टर अमजद थे और मैं उसको दोबारा मिल सका हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि जब आप उससे दोबारा नहीं मिले, फ़र्ज़ करें, या दोबारा मिल भी गए लेकिन 1 महीना गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, और फिर आप बैठे बैठे एकदम जहन में लाते हैं कि ये मैं फ़लाँ आदमी से मिला था, उसका नाम ये था, उसकी शक्ल आपके जहन में आ जाती है, तो ये आपका रिकॉलिंग है, ठीक है। तो ये आप रिकॉल करते हैं और आप वो आपकी रिकग्निशन थी कि आपने दोबारा आइडेंटिफाई किया, ठीक है। इसी तरह आप एक किताब पढ़ रहे हैं, उसका एक पोएम आपने पढ़ी, ठीक है, तो आपने उसको एनकोड किया, फिर आपने उसको दिमाग में स्टोर कर लिया, ठीक है, रिटेन कर लिया। फिर उसके बाद जो है वो आपको जब भी अगर वो किताब आप खोलेंगे, उस पोएम को देखेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप बग़ैर किताब खोले बैठे हुए सोचेंगे और आप पोएम को दोहराएंगे, तो ये आपका रिकॉल हो गया, सही है। तो आपने किस तरह से रिमेंबर किया, रिकॉल के ज़रिए या रिकग्निशन के ज़रिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि मेमोरी को हम किस तरह से इन शॉर्ट बता सकते हैं। तो मेमोरी इज़ इक्वल्स टू लर्निंग प्लस रिटेंशन प्लस रिकॉल और रिकग्निशन, यानी कि L+R+R, ये इन शॉर्ट आप मेमोरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लर्निंग प्लस रिटेंशन प्लस रिकॉल और रिकग्निशन। LIR फार्मूला, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि LIR फार्मूला क्या है। तो ये फार्मूला वुडवर्ड्स ने दिया था, ठीक है। उसने मेमोरी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसने मेमोरी को एक्सप्लेन किया था बाय LIR फार्मूला। L स्टैंड फॉर लर्निंग, I स्टैंड फॉर इंटरवल और R स्टैंड फॉर रिमेंबरिंग, ठीक है। अब इसमें यह है कि इनको उसने डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए, इनके एक यानी वेरिएबल को स्टडी किया जा सकता है। इसका ये था कि आप लर्न करते हैं, फिर डिपेंड करता है कि कितना इंटरवल गुज़रा है और आप रिमेंबर रख सकते हैं टाइम इंटरवल कितना गुज़रा है, लर्निंग कैसी थी आपकी, मेथड ऑफ लर्निंग कैसा था, टाइम इंटरवल कैसा था, और उसी पे आपकी रिमेंबरिंग डिपेंड करती है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा गया, फिर देखा गया कितनी रिमेंबरिंग होती है, कभी दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखा गया। मसलन ये कि जैसे टाइम इंटरवल को चेंज किया गया और लर्निंग का मेथड सेम रखा गया, ठीक है। तो अगर जैसे आप उन्होंने 50 वर्ड्स दिए लर्न करने के लिए, ठीक है, तो उसको कहा गया कि 10 मिनट्स में आपने 50 वर्ड्स को उसको प्रेजेंट किए गए, ठीक है, कि वो उनको लर्न कर ले या एनकोड कर ले। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद उससे वही वर्ड्स पूछे गए, ठीक है। तो ये देखा गया कि कितना वो रिकॉल कर सकता है। फिर उस टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया गया, मसलन जैसे 6 आवर्स कर दिया गया, फिर पूछा गया कि कितने रिकॉल कर सकता है। इसी तरह 24 आवर्स के बाद देखा गया कि कितने रिकॉल कर सकता है, ठीक है। तो जितना जल्दी रिकॉलिंग था उतने ज़्यादा आपको यानी कि जितनी जल्दी कम टाइम इंटरवल था उतना रिकॉल अच्छी थी, उतनी रिमेंबरिंग अच्छी थी। तो इस तरह से आप ये देखा गया कि लेंथ ऑफ टाइम का क्या इफेक्ट था रिमेंबरिंग के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से टाइम इंटरवल सेम रखा गया लेकिन लर्निंग मेथड को चेंज किया गया, यानी कि पहले 50 वर्ड्स इकट्ठे दे दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद 50 वर्ड्स को ग्रुप्स में बांट दिया गया, जैसे 5 ग्रुप्स में बांट दिया गया 10-10 वर्ड्स के, ठीक है। और टाइम वही रखा गया, टाइम इंटरवल रिकॉलिंग का। फिर देखा गया कि कितना ज़्यादा रिमेंबर किया जाता है, ठीक है, कितना रिकॉल कर सकता है। तो जो ग्रुप्स में बटे हुए लफ्ज़ होते हैं उनकी रिकॉलिंग जल्दी होती है, ठीक है। तो ये देखा गया कि क्या इफ़ेक्ट होता है टाइम इंटरवल का या फिर ये कि मेथड्स ऑफ लर्निंग का ऑन रिमेंबरिंग। तो ये LIR फार्मूला है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्पैन ऑफ मेमोरी। स्पैन ऑफ मेमोरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे।
स्पैन ऑफ मेमोरी क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स दैट कैन ईजीली बी रिमेंबर्ड, यानी कि आप कितना आसानी से कुछ आइटम्स को, कितने नंबर ऑफ आइटम्स को ईजीली रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर जो है स्पैन ऑफ मेमोरी देखने के लिए हम बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल देते हैं, शॉर्ट टाइम इंटरवल में ही रिमेंबरिंग पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि जो है वो इसको आप कह सकते हैं कि स्पैन ऑफ इमीडिएट मेमोरी होता है, ठीक। अब इसमें क्या है कि जैसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो सब्जेक्ट को प्रेजेंट किए जाते हैं 1 नंबर एट अ टाइम, ठीक है, और फिर उससे रिकॉल करवाया जाता है। तो जहाँ तक वो रिकॉल कर सकता है नंबर्स को, वो उसकी स्पैन ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है। तो यूजुअली देखा गया है कि 7 to 8 डिजिट्स जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल की स्पैन ऑफ मेमोरी होती है। अब जिस तरह हम फ़ोन नंबर्स याद रखते हैं, तो फ़ोन नंबर्स अब बहुत बड़े बड़े हो गए तो हमें थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है। पहले छोटे छोटे होते थे तो ज़्यादा इजीली याद हो जाते थे, जैसे 6 डिजिट्स के होते थे, 7 डिजिट्स के होते थे। अब 10 डिजिट्स के होते हैं, 11-12 डिजिट्स के होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको मुश्किल हो जाता है, हर कोई रिमेंबर नहीं करता। स्पैन ऑफ मेमोरी जो है वो इंसान की इंटेलिजेंस और रेपुटेशन से भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं या जिनकी जो ज़्यादा एक चीज़ को बार बार आप रिमेंबर यानी कि याद करेंगे, तो फिर आपका स्पैन उस चीज़ के लिए बढ़ जाता है, या वैसे ही जो है वो आपकी जो है याददाश्त थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि आप जितना लर्न करते हैं उतना ही आपकी याददाश्त अच्छी होती है। अब हम आ जाते हैं मेमोरी और मीनिंग पे, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आपके जहन में मीनिंग बनेगी, मायने बनेंगे, तो वो आपको ज़्यादा याद होगा, ना कि ये कि एक ऐसी चीज़ जो कि मीनिंगलेस होगी, ठीक है। तो बेटर मेमोरी की जो है वो बुनियाद मीनिंगफुल चीज़ के ऊपर लगेगी, यानी कि जितना भी आपका मीनिंगफुल मैटर होगा जो आप लर्न कर रहे हैं, तो उतना ही ज़्यादा आप उसको याद कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप किताब में से एक डेफिनेशन याद कर रहे होते हैं, तो अगर आपको उसकी मीनिंग ही नहीं पता है, समझ में नहीं आई हुई, तो आप उसको याद नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत मुश्किल होती है आपके लिए रट्टा लगाना, उसको हम ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स रट्टा लगा रहे होते हैं किसी चीज़ का जो उनको समझ में नहीं आया होता। तो इट्स बेटर कि आपने जो चीज़ समझी है अच्छी तरह से उसको याद करें। ऐसी डेफिनेशन ढूंढें जो आपको समझ आ रही हो, ईजी वर्ड्स में हो, तो उसको आप याद करें। मुश्किल वर्ड्स की डेफिनेशंस को या मुश्किल जो भी आपकी एक्सप्लेनेशंस हैं उनको अपने अल्फाज में मीनिंगफुल बनाएं, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। मीनिंगफुल चीज़ें आपको एज अ मीनिंगलेस के बनिस्बत ज़्यादा याद रहेंगी, ठीक है। तो इसमें एक एबिंगस एक जर्मन साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट था, जिसने जो है वो अपनी ख़ुद की स्पीड चेक की कि हमें कितना मेमोराइज़ कर सकता हूँ मीनिंगलेस और मीनिंगफुल मटेरियल को, ठीक है। उसने जैसे एक पोएम जो थी, जो उसको समझ आ रही थी, उसके वर्सेस को याद किया, ठीक है। तो वो उसको सिर्फ 9 रीडिंग्स में याद हो गई, ठीक है। लेकिन उसने जो है 80 मीनिंगलेस वर्ड्स को याद करने की कोशिश की, तो उसको 80 मरतबा उसको याद करना पड़ा। तो इसीलिए आप जितना आप अपनी याददाश्त को बेहतर करना चाहते हैं, उतना ही आपको जो है वो सबक समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। जितना आप उसको एज अ पोएम के लिहाज से पढ़ लें, या कोई हम छोटे छोटे शॉर्टकट्स बना लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं, जैसे हम रेनबो के कलर्स याद रखने के लिए विब जियोड ढूंढ लेते हैं, तो उस तरह से हमें जो है वो इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। अब ये जो एबिंगस था, उसने ये कंक्लूड किया कि मीनिंगलेस मटेरियल को मेमोराइज़ करना 9 टाइम्स मोर डिफ़िकल्ट है दैन टू मेमोराइज मीनिंगफुल मटेरियल, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा भी साइकोलॉजिस्ट था, जॉर्ज ई मुलर, ठीक है, ये भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट था। इसने कहा कि अगर आप जो भी आपको मटेरियल प्रेजेंट किया गया है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाएं, ठीक है, या उसके यूनिट्स बना दिए जाएं 2s, 3s, 4s के, ठीक है, तो फिर उससे लर्निंग ईजियर हो जाती है, ना कि एक बहुत ही लंबी सी लाइन को या लंबी से मटेरियल को याद किया जाए, ठीक है। इसी तरह अगर आप
पूरा पेज इकट्ठा याद करना चाहें तो मुश्किल होता है, लेकिन आप उस पेज को जब छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कर देते हैं, ठीक है, तो याद हो जाता है। या बहुत से बच्चे जो है ना क्या करते हैं कि अपनी लाइंस को नंबर्स दे देते हैं, यानी कि पहली लाइन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर मैंने ये लाइन लिखनी है, ठीक है। हेडिंग्स बना देते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, इसको आप डॉट्स में लिख देते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद हो जाती है, ठीक है। ना कि ये कि आप इकट्ठी एक पूरा एक पेज जो है वो सीधा 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 लिखा हुआ होता है, तो आपको याद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि जैसे ये नंबर है, अगर आपको कहा जाए इसको याद करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, आपको याद करना बहुत मुश्किल होगा, सही है। लेकिन अगर इसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि पहला जो 5 नंबर्स थे वो ऑड नंबर्स थे, 1 3 5 7 9, फिर इवन नंबर्स थे 2 4 6 8, ठीक है, जो कि 4 नंबर्स थे इसके दरमियान के, जो आपने पहले ऑड नंबर्स किए, ठीक है। फिर उन्हीं ऑड नंबर का पहला हटा के फिर 4 आ गए, 3 5 7 9, फिर उन्हीं इवन नंबर्स का पहला हटा दिया तो 4 6 8 है, फिर उसी ऑड नंबर्स का फिर एक और हटा दिया और 3 रहने दिए तो 5 7 9 हो गया, फिर आपने एक और हटा दिया तो 6 8 आ गया, ठीक है, फिर आपने एक और हटा यहाँ से ऑड का एक 5 हटा दिया तो 7 9 आ गया, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा इजीली याद रहेगा, आप जब रिकॉल करेंगे इस चीज़ को तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि पहले आप 1 3 5 7 9 को बस ज़हन में रख लें और फिर आप उसके बाद सब बताते चले जाएं, तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि 2 4 6 8 है, 3 5 7 9 था, 4 6 8 था, 5 7 9 था, 6 8 था, 7 9 था, ठीक है। तो आपने इतना लंबा नंबर इस तरह से याद कर लिया। तो हम भी जब मोबाइल नंबर्स याद करते हैं तो अक्सर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जैसे हम करते हैं 0 3 2 1 पहले बोलते हैं, ठीक है, फिर हम उसको कहते हैं कि 2 3 9 था सॉरी, फिर हम कह देते हैं कि जी 4 4 था, फिर उसके बाद कह देते हैं जी कि 8 9 था, ठीक है। तो इस तरह से करके हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ मेमोरी के बारे में, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।